This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन, अब्दुल्ला, ऐमन, अनस, आसिफ, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद उस्मान, मुनीबा, सबीना, साइम, समरा, सना, उजैर। आवाज आ रही है सबको? जी जनाब, कल का होम असाइनमेंट हो गए, दोनों क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15। अनस, बच्चे सॉल्व हुए सवाल? मजा आया सॉल्व करते हुए? मतलब इंटरेस्ट के साथ सॉल्व किया? जी पूछिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 में अनस अटेम्प्ट किए नहीं है या प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम आई है तो पूछे। अच्छा, अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया अटेम्प्ट भाई? जब अटेम्प्ट करेंगे फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर वैसे तो अल्लाह ना करे प्रॉब्लम आए तो गलत बात है फिर, है ना। साथ साथ करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस को। जी जनाब, जी सना। वेरिएबल ओवरहेड्स में अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं? GPL absorbs overheads at rupees 400 per skilled and unskilled labor hours. Based on normal capacity of 50,000 hours, fixed overheads are estimated at rupees 6 million. ठीक है। If GPL decides to produce Zeta, fixed overheads would increase by 1,50,000. तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में तो बात समझ में आ गई है ना? क्या बात समझ में आई? फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर हमें जो इंक्रीमेंटल है उसको लेना है, अपनी रेलेवेंट कॉस्ट लेना है 1,50,000 का। अब हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास वेरिएबल कितना है। हाँ जी, किधर लिखा हुआ है आगे जरा देखते हैं। आगे स्केल लेबर आवर्स के बारे में बात कर रहा है। इन्होंने कहीं आपको टोटल दी हुई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। हैज इंकर्ड द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएल हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर देख लेते हैं। ऊपर कहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड। द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन 15 days. जीपीएल हैज सफिशिएंट स्टॉक of the required material to produce Zeta. Some of the relevant information ये है। quantity required है। Material A is used by GPL in many products and therefore sufficient stock is maintained. तो ये तो चला, ये तो मटीरियल से रिलेटेड आपके पास आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद जी जनाब, लेट मी रीड द क्वेश्चन और फिर उसके बाद कहते हैं मटीरियल बी हैज नो अदर यूज, नो यूज अदर देन इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे कह रहा है द स्टॉक ऑफ मटीरियल सी वाज परचेज सेवरल इयर्स अगो फॉर अनदर प्रोजेक्ट for another project. It can only be used, ठीक है जनाब। ये प्रोडक्ट सी के बारे में बताया रहा है। प्रोडक्शन ऑफ जीटा would require 800 skilled labor hours at rupees 200 per hour. Presently 1440 labor hours remain idle. 250 unskilled labor hours which can be hired at 120, 150 machine hours. If the machine is not used for Zeta, it may be leased out at rupees 4,000 per day. ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे इसने आपको ओवरहेड्स के बारे में सिर्फ इसी पॉइंट में बताया है, पॉइंट नंबर 4 में, है ना। बाकी सारी इसने मटीरियल और लेबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जीपीएल एब्सॉर्ब्स ओवरहेड एट 400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स। अब इस 400 रुपीज के अंदर वेरिएबल ओवरहेड भी है और फिक्स ओवरहेड भी है ना। तो जरा मुझे बात बताइए, आपके पास वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स फिक्स्ड ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन। तो मुझे बताइए दो हमारा बजटेड ओएआर है वो कितना निकलता है फिक्स्ड? 6 मिलियन ओवर 50,000 सना। हाँ जी, कितना है फिक्स हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 6 मिलियन ओवर 50,000। तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 120 आंसर आ रहा है। तो 400 रुपीज में से 120 रुपीज, इसका मतलब है आपका क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड है। तो वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना हो जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उसका रिमेनिंग है, यानी कि 280। ठीक है। तो 280 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर आपका जो है वो टोटल ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो है वो आपने ले लेना है। तो कितना हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड बनते हैं इसके? हमारे पास 800 हमें स्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए, 250 हमें अनस्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए। तो हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं? 1050 स्किल्ड एंड अनस्किल्ड के। तो वेरिएबल ओवरहेड हमारा कितना हो जाएगा? हमने सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लिया वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये कैसे बंद होगा? इसका ये जो खुल गया है ना, चले। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे पास आ गया कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल है ये ना, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना बनता है? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनता है 6 मिलियन डिवाइडेड बाय, होगी बात समझ आ गई, डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है। और ये आ गया 120, है ना, 120 रुपीज पर आवर। ठीक है ना। आपको ये बता दिया गया है कि जी टोटल जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का मिला के वो कितना है? 400 रुपीज पर आवर है ना, पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वेरिएबल ओएआर है, वेरिएबल ओआर इसका मतलब है कितना है? 400 माइनस 120, 280 रुपीज पर आवर। आपके पास टोटल आवर्स हैं कितने? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड है स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड, क्योंकि वो कह रहा है कि इन दोनों का मिला के जो है वो आपके पास जो है वो 280 उसके ऊपर अप्लाई होना है। ठीक है। 280 रुपीज पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर। तो 800 प्लस 250 ये हमारे पास टोटल आवर्स हो जाएंगे। 800 प्लस 250 तो यानी कि इस पूरे ऑफर के केस में हमारी टोटल वेरिएबल ओवरहेड जो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 1050 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 280। तो ये हमारे पास आ गया 2,94,000 रुपीज। यही है 2,94,000। हाँ जी, इसमें अच्छा सॉरी, मैंने सना भी देखा है कि आप ना करवाएं मैंने करवा दिया नहीं थे। चलें जी, इसके अलावा इसमें कोई मसला? सना पूछिए। क्लास वर्क नंबर 11 में एक पॉइंट है मटेरियल एक्स से रिलेटेड, पूछिए जनाब।
और किसी को कोई मसला? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल था, कराने की जरूरत है मुझे? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को इशू, कोई मसला, कोई परेशानी? थोड़ा रिलैक्सेशन हो रही है, थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब आसान होता है ना अटेम्प्ट करना। अगर देखें तो रेलेवेंट कॉस्ट का, मुझे रेलेवेंट कॉस्ट, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और ब्रेक इवन, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में मुझे पर्सनली भी बहुत मजा आता था। एक मेरा एज अ पर्सनल फेवरेट एज अ स्टूडेंट जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग था, ठीक है। उसमें लेकिन एक ऑब्वियसली बात है, कितने ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक चीज बस एक दफा बात समझ में आए प्रोसेस कॉस्टिंग की तो फिर ही मजा आता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल नहीं है, आपको बिल्कुल एक सेट बन के जो है वो बात समझनी है। अनस कह रहे हैं कि आप बता दें कि 1.5 लेस को करंट प्राइस से क्यों लेस किया? अच्छा जी, अनस आप ऐसे पीछे चल रहे होते हो, इसकी क्या वजह है? रिवाइज करते हो आप, उसके बाद फिर इश्यूज आ रहे होते हैं। और आपने काफी क्वेश्चंस पूछे थे जो कि आपको मैंने कहा था कि भी क्लास के एंड पे मैं आपको समझाऊंगी, क्लास के एंड पे आप चले जाते हैं, तो वो भी जरा मुझे बता दें कैसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके भी रह गए हैं आंसर होने से। हाँ जी, 1.5 क्या है? 1.5 लेस किया क्योंकि कॉस्ट सेविंग होगी ना बेटा। हमारे पास, हम लोग अगर स्टॉक ऑफ एक्स को या तो हम बेच सकते हैं या फिर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज इनटू अ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर प्रोडक्शन। तो अब अगर हम इस ऑर्डर में उसको लगा देते हैं और उसको कन्वर्ट नहीं करते एज अ सब्स्टिट्यूट, तो हमारे पास 1.5 किलोग्राम की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी कि कन्वर्जन कॉस्ट इनकर नहीं होगी। यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो रही है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मटीरियल जी हमें खरीदना पड़ जाएगा अगर हम इस मटीरियल एक्स को जो है अपने स्पेशल ऑर्डर पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 9.5 की एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी इंकर्ड और 1.5 किलोग्राम की कॉस्ट सेविंग विल बी मतलब अर्न, ठीक है। तो 9.5 माइनस 1.5 8 रुपये पर किलोग्राम का हमारे पास नेट कॉस्ट है। अनस बात क्लियर है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट 2 में लेबर परमानेंट है या टर्म टेम्पररी? अच्छा जी, देखते हैं इसको। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम क्या अज्यूम करेंगे, टेम्पररी है ना, लेकिन हमें ये देखना है कि कहीं क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है। चले जी देखते हैं इसको। अनस बच्चे क्लियर होगी बात? अच्छा जी, वो क्या कह रहा है, वो ये बात कह रहा है प्रेजेंटली अबाउट 14,000 लेबर आवर्स रिमेन आइडली। पॉइंट नंबर 2 में इसके बारे में जिक्र कर रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि Presently, about 14,000 labor hours remain idle each month and are paid at the rate of 50% of the normal wage rate of 250 per hour, and such payments are charged to administration expenses. हाँ जी, ये लाइन पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या हमारा लेबर टेम्पररी है या परमानेंट है, या कुछ मेंशन भी नहीं हुआ तो हम टेम्पररी लेंगे? हाँ जी जी जनाब, क्या चीज है ये? टेम्पररी है? मुनीबा कह रही है कि टेम्पररी है। हाँ जी, समरा कह रही है कि परमानेंट है। मिनाहिल नहीं, मोहसिन अगेन पर आवर रेट इज नॉट एन इंडिकेटर। पर आवर रेट इज नॉट एन इंडिकेटर। पर आवर रेट तो आपको परमानेंट के केस में भी पर आवर के हिसाब से एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो ये पेमेंट इज नॉट बेसिकली एन इंडिकेटर। हाँ जी, सबीना कह रही है परमानेंट, एमन कह रही है परमानेंट। आप लोगों ने सॉल्व किया है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, तो जरा बताएं किस तरीके से इसको सॉल्व किया। 14,000 आवर्स के रिमेन आइडल ईच मंथ एंड आर पेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द नॉर्मल वेज रेट ऑफ 250 पर आवर। हाँ जी, यहाँ पे हम अपने लेबर को पेमेंट कर रहे हैं आइडल आवर्स की, है ना। 14 आवर लेबर आवर्स की वो पेमेंट कर रहा है, तो उसको क्या आपको समझ में आ रहा है, परमानेंट हुआ ना फिर, ठीक है, परमानेंट हो गया। अगर तो वो फारग होता है और हम उसको कोई पेमेंट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो टेम्पररी है। काम होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे, काम नहीं होगा तो हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे। ये पॉइंट है ना टेम्पररी का। तो यहाँ पे अगर हम उसको आइडल आवर्स की भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और 50% ऑफ द नॉर्मल वेज रेट ऑफ 250 पर आवर एंड सच पेमेंट्स आर चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये आपको एक इंडिकेटर मिल रहा है कि द लेबर इज परमानेंट इन नेचर। इसकी कैसे रेलेवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें उन्होंने रेलेवेंट कॉस्ट इसकी कैसे कैलकुलेट करना है। एनी शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड लेबर आवर्स कैन बी मेट थ्रू ओवरटाइम एट द रेट ऑफ 40% अबव द नॉर्मल वेज रेट। हाँ जी, तो हमें कितने जो है वो टोटल आवर्स चाहिए, ये हमें बताया हुआ है। How many? 15,000 are required. ये कहाँ लिखा हुआ है? Let me read this question. आपको Rugby Limited is engaged in manufacturing of product B1. Presently, RL is considering to launch a new product B1 extra which has a demand of 10,000 units per month. तो 10,000 units की हमारे पास requirement आ रही है। The estimated selling price is इतना। Each unit of B1 extra would require 2 kilograms of material X and 1.5 labor hours। दे दिया हुआ यहाँ पे, है ना। तो 1.5 पर यूनिट है, तो हम लोग को टोटल कितना चाहिए, 10,000 चाहिए। हसन, मैं भी आपके सवाल का जवाब देती हूँ, ठीक है। तो 15,000 लेबर आवर्स हो गया हमारा रिक्वायर्ड। 15,000 में वो कह रहा है कि 14,000 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ईच मंथ एंड आर पेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम 14,000 लेबर आवर्स को कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा, हाँ जी, अब जब हम 14,000 के बजाय 15,000 लेबर आवर्स को कंज्यूम कर लेंगे तो हमें क्या होगा, ना तो हमें पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। पहले हम 50% कर रहे थे, एग्जैक्टली बात समझ आ रही है।
14,000 लेबर आवर्स की, इसका मतलब है पहली बात तो ये कि अब जब हम 15,000 घंटे हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें से हम 14,000 आइडल आवर्स को कंज्यूम कर लेंगे, 14,000 आइडल आवर्स को जब कंज्यूम कर लेंगे तो पहले तो हम उनको पेमेंट करें 50%, अब हमें पूरा 100% पे करना पड़ेगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो रिमेनिंग 50% जो हमें पे करना पड़ेगा, बिकॉज दीस आवर्स विल नॉट बी आइडल एनीमोर। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो इसका एक्जैक्टली परमानेंट में मतलब हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसा नहीं नजर आ रहा है ना, ये बात हमें वैसे ही समझ में आ रही है। ठीक है, जो रिमेनिंग 50% है जो कि हम पे नहीं कर रहे थे बिकॉज द आवर्स वर आइडल, लेकिन अब हम पे करेंगे। ठीक है, तो वो हमें 14,000 का जो रिमेनिंग 50% हमें पे करना पड़ेगा वो रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। और रिमेनिंग जो 1,000 लेबर आवर्स है जो कि शॉर्टफॉल है, दे कैन बी मेट थ्रू ओवर टाइम एट द रेट ऑफ 40% अबव द नॉर्मल वेज रेट, यानी कि 1.4% के हिसाब से, है ना, 1.4 के हिसाब से। दैट तो आपके पास 14,000 जो है वो हो जाएगा 250 का 50%, और जो 1,000 लेबर आवर है उसका हो जाएगा आपका 1.4 टाइम्स। ठीक है, या 140% करते हैं, तो 250 का 140%। आई होप दैट्स क्लियर। तो इसमें बेसिकली वही हो रहा है परमानेंट कि अगर हम ओवर टाइम वाले उसमें जाएं तो ओवर टाइम का उसमें हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब अगर तो ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना कि हम आइडल टाइम को 100% पेमेंट कर रहे होते हैं ना, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर ये 14,000 लेबर आवर्स होता है और यहाँ पे लिखा होता है कि भाई उसको हम जितनी भी नॉर्मल वेज रेट है हम उसको पेमेंट करें, तो फिर इसका क्या मतलब होता है, फिर हमारी रेलेवेंट कॉस्ट 14,000 घंटे की जीरो जानी थी ना, फिर क्योंकि हम परमानेंट का एक्जैक्टली रूट फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ठीक है, जो 50% उसको पे कर रहा है वो आइडल टाइम का, वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। जो रिमेनिंग 50% है ना, जो वो पे नहीं कर रहा था बिकॉज द आवर्स वर आइडल, वो अब हमारी रेलेवेंट, वो हमारे कॉस्ट में इंक्रीमेंट एक आ जाएगा। ठीक है, एक एडेड हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। दैट्स इट। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये चैप्टर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, अच्छा एक और हसन ने क्या बात बोली थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, व्हाट कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 में आप पॉइंट कह रहे हो एक, और वो पॉइंट क्या है, लेट मी सी। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मटेरियल वाई ऑप्शन होती तो लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट होती, मटेरियल वाई ऑप्शन होती। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। Each material, a B1 extra, each unit of B1 extra would require 2 kilograms of material X and 1.5 labor hours. Material X is available in the market इतना. Alternatively, instead of material X, RL can use 2.5 kilograms of a substitute material Y. तो आपने इसमें देखना है ना कि कौन सा आपको चीपर ऑप्शन पड़ेगा, है ना। तो या तो आपको मटेरियल X जो है वो चीप पड़ेगा। ठीक है, लेबर की आप बात कर रहे हो तो अगर ये डिपेंड करता है ना बच्चे, अगर मटेरियल वाई आपको चीपर पड़ेगा तो फिर लेबर आवर्स आप वाई की लोगे। ठीक है, बात समझ आई। अगर आप मटेरियल एक्स इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो मटेरियल एक्स के 1.5 लेबर आवर्स भी इररिलेवेंट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। आपका मेरे ख्याल से इसमें यही सिलेक्ट हुआ है ना, मटेरियल एक्स ही सिलेक्ट हुआ है, इसलिए वर्किंग जो है वो 15,000 आवर्स से आप एरो भी करनी है। इज दैट क्लियर। तो अगर आपका ज्यादा फीजिबल होता मटेरियल वाई, ठीक है, अगर ज्यादा फीजिबल होता मटेरियल वाई तो फिर लेबर आवर्स के लिए हम 0.5 ही इस्तेमाल करते हैं, 0.5 इंटू 10,000 पर मंथ। नहीं एक सेकंड, 1.5 लेबर आवर्स ईच यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा वुड रिक्वायर 2 किलो, नहीं 1.5 लेबर आवर्स ही तो रेलेवेंट है। नहीं यू राइट, यू राइट 1.5 लेबर आवर्स तो एक्स्ट्रा है, ठीक बात है। B1 एक्स्ट्रा के 1.5 लेबर आवर्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें फिर एक एडिशनल चीज आ जाएगी। बेसिकली आपने इस मटेरियल वाई की इन्फॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, इधर देखें, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा हवा में बात नहीं करते, इधर आ जाए। हमने पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमने मटेरियल एक्स को इस्तेमाल करना है या मटेरियल वाई को। ठीक है, मटेरियल एक्स होगा या मटेरियल वाई होगा। अगर तो आप मटेरियल एक्स लेंगे तो आपके पास कॉस्ट कितनी होगी, आपको उसने बताया कि जी 2 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल एक्स वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर ईच यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा। ये 1.5 लेबर आवर्स तो होने ही होने, यू आर वेरी राइट अबाउट दिस। इज दैट क्लियर। 1.5 लेबर आवर्स तो आपके इनकर होने ही होने हैं, भले हम मटेरियल एक्स इस्तेमाल करें मटेरियल वाई इस्तेमाल करें, है ना। जो भी इस्तेमाल करेंगे मटेरियल एक्स या मटेरियल वाई, उसको कन्वर्ट करने के लिए B1 एक्स्ट्रा में हमें 1.5 लेबर आवर्स चाहिए होंगे। तो फिर ये एडिशनल 0.5 लेबर आवर्स की क्या कहानी है, ये फिर हम वो देखेंगे कि अगर हम मटेरियल वाई प्रोड्यूस करते हैं रादर देन यूजिंग मटेरियल एक्स, तो ये एडिशनल एक हमारे पास लेबर कॉस्ट हो जाएगी इनका। इज दैट क्लियर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास मटेरियल एक्स की कॉस्ट कितनी है, इधर देख लेते हैं, जरा सॉल्व करती हूँ मैं इसको। मटेरियल एक्स की आपके पास कॉस्ट कितनी है, इट वुड रिक्वायर 2 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल एक्स, और कितने हमारे पास यूनिट्स होंगे, 10,000 यूनिट्स। तो 2 किलोग्राम्स इंटू 10,000 इंटू मटेरियल की हमारे पास क्या है, मटेरियल एक्स की कॉस्ट कितनी है। मटेरियल एक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट एट रुपीज 520 पर केजी। ठीक है, तो उसको मैं 520 से आगे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं मटेरियल एक्स अगर इस्तेमाल करूँ तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 10.4 मिलियन रुपीज। ये मैंने अपनी जगह पास एक जगह लिख दी, ये भी मेरा एनालिसिस करने के लिए मुझे एक तो फिगर पता लगे। दूसरा मैं ये कहूँ कि अगर मैं मटेरियल एक्स खरीदूं ना, बल्कि मैं मटेरियल वाई को प्रोड्यूस करूँ, तो हमें क्या लेना है, उसके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना। वो ये कह रहा है alternatively instead of material X, RL can use 2.5 kilograms of a substitute material Y which can be produced internally. तो हमें टोटल फिर कितने रिक्वायर्ड होंगे यूनिट्स मटेरियल Y के, वो कह रहा है 2.5 किलोग्राम पर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा, और उसके लिए वो कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ Y वुड रिक्वायर रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 300 एंड 0.5 लेबर आवर। तो ये दोनों आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो हर किलोग्राम ऑफ मटेरियल Y वुड रिक्वायर 300 रुपीज का मटेरियल Y प्लस every kilogram of Y would require
कितनी लेबर कॉस्ट होगी, वो कह रहा है कि 0.5 लेबर आवर्स जो है ना वो आपके लगेंगे। तो जरा वर्कआउट करते हैं, इंडिविजुअली कर लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली कर लेते हैं। हमारे पास टोटल इसका मतलब है मटेरियल कितना लगेगा, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी इनकर होगी, 7.5 मिलियन रुपीज तो मटेरियल की कॉस्ट इनकर हो जाएगी, रॉ मटेरियल की। तो पहले प्रोड्यूस करेंगे मटेरियल वाई, फिर हम B1 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे। तो मटेरियल वाई को प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल कॉस्ट है 7.5 मिलियन रुपीज। अब हम आ जाते हैं आवर्स के ऊपर, ठीक है। आपको कितने किलोग्राम वाई के रिक्वायर्ड हैं, हाँ जी, कि कितने आपको किलोग्राम वाई के रिक्वायर्ड है। आपको पता है कि जी 10,000 यूनिट्स आपको B1 एक्स्ट्रा के बनाने हैं और 2.5 किलोग्राम चाहिए आपको, तो 12,500 2.5 बचे 2.5 किलोग्राम है ना, 10,000 इंटू 2.5, आप 12,500 बता रहे हो, ठीक है। तो 25,000 कहाँ पे आप नो कह रहे हो बच्चे, B1 एक्स्ट्रा के लिए आपको कितने किलोग्राम्स वाई के चाहिए, आपको कितने किलोग्राम्स वाई के मैन्युफैक्चर करने हैं, 25,000 किलोग्राम्स वाई के मैन्युफैक्चर करने हैं। बात समझ आ गई, हर यूनिट को मैन्युफैक्चर, हर किलोग्राम को बेटा हर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा पे 2.5 किलोग्राम वाई का लगना है, ठीक है। हर किलोग्राम ऑफ वो 1 केजी की कॉस्ट है, हाँ जी बिल्कुल 1 केजी की कॉस्ट है, बिल्कुल जनाब। तो मैंने वही तो अप्लाई किया है, इधर देखें, मुझे हर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा के लिए 2.5 किलोग्राम वाई के चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो टोटल मुझे वाई कितना मैन्युफैक्चर करना है, 25,000, ठीक है। 25,000 यूनिट्स के लिए मुझे टोटल मटेरियल, रॉ मटेरियल कितनी लगानी होगी, वो हर यूनिट हर किलोग्राम वाई के लिए कह रहा है 300 रुपए। तो 25,000 किलोग्राम वाई के 300 रुपए फी किलोग्राम मटेरियल आ गया, 7.5 मिलियन मटेरियल वाई की रिक्वायरमेंट मैंने वही 25,000 यहाँ पे वर्कआउट करके आपको बता दी। तो मुझे आप बताएं लेबर कॉस्ट कितनी बनेगी। लेबर कॉस्ट होगी, वो ये कह रहा है फॉर ईच किलोग्राम ऑफ वाई, प्रोडक्शन ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ वाई वुड रिक्वायर 0.5 लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स, सॉरी मटेरियल वाई नहीं, लेबर आवर रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे लेबर कॉस्ट कितनी होगी तो देखें, 25,000 किलोग्राम मटेरियल वाई के मुझे चाहिए, हर किलोग्राम ऑफ वाई पे 0.5 आवर्स लगते हैं, इज दैट क्लियर। तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, 12,500। अच्छा हसन आप ये बता रहे थे, ठीक है ठीक है, आई गेट इट, आई थॉट कि आप 25,000 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं पहले स्टेप बाय स्टेप इस तरह से वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। तो 12,500 आवर्स यहाँ पर हो गए हर घंटे का। अब आपको क्या करना है, हाँ जी, अब क्या होगा, अब आपको इस चीज को देखना है ना, प्रेजेंटली अबाउट 14,000 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ईच मंथ। तो 12,500 उसी में अकोमोडेट हो जाएंगे, है ना, 12,500 उसी में अकोमोडेट हो जाएंगे, हमें ओवर टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो एक्स्ट्रा हमें 50% पे करना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा जो हमें 50% पे करना पड़ेगा 250 का, वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो टोटल लेबर कॉस्ट हमारे पास इस सिनेरियो में कितनी बनती है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 50%। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हमारे पास टोटल जो रिमेनिंग आवर्स क्यों चाहिए बच्चे हमें, अब या तो हम मटेरियल एक्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली, या मटेरियल वाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई, बिल्कुल सही बात है अब्दुल्ला। अभी उसके ऊपर आते हैं, मटेरियल वाई पे कंज्यूम हो गए 12,500 आवर्स, है ना अब्दुल्ला, मटेरियल वाई पे कंज्यूम हो गए बेटा, इसीलिए तो 50% रेलेवेंट है, रिमेनिंग 50% रेलेवेंट होगा ना हमारे पास। जो रिमेनिंग 50% है वो हमारा रेलेवेंट होगा। 250 तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, भले हम मटेरियल वाई मैन्युफैक्चर करें या ना करें। बात समझ आ रही है हसन, बात क्लियर हो रही है बच्चे। 50% ऑफ 250 तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, भले हम उनको काम, उनसे काम लें या ना लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाली तो हमारी रेलेवेंट नहीं होगी, हमने लेनी है जो रिमेनिंग 50%। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दिस ऑफर 14,000 घंटे विल नॉट बी आइडल एनी मोर। हम परमानेंट ही अज्यूम कर रहे हैं, हम बिल्कुल परमानेंट अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नहीं है लेबर का, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। इधर आ जाए तो हमने जो फ्लो चार्ट पढ़ा हुआ है वो तो बिल्कुल बेसिक आपके पास, वो इसमें इस सिनेरियो को तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया हुआ कि अगर हम जो है वो पेमेंट करें 50% अगर काम ना हो। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हम, हमारा कोई काम ना हो और हम लेबर को 100% ही पे कर रहे हैं तो फिर हमारी रेलेवेंट कॉस्ट निल है, इज दैट क्लियर, है ना। स्पेयर टाइम अवेलेबल है, 14,000 घंटे आपके स्पेयर टाइम है, यस बिल्कुल है। यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट निल कब बताई गई है, अगर तो क्वेश्चन में ये बात लिखी होती कि हमने 14,000 घंटे के लिए भी 100% पेमेंट करनी है। अब बात समझ आई, 14,000 आवर्स की अगर वो 100% पेमेंट कर रहा होता रिगार्डलेस ऑफ बीइंग आइडल और नॉट, तो फिर हम क्या करते हैं, वो अगर लिखा होता कि जी 14,000 जो आइडल टाइम है उसकी भी हम 250 रुपीज पेमेंट करते हैं अपने लेबर को, तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई 250 रुपीज उसने पे करना ही करना है, भले वो काम करे ना करे। परमानेंट एम्प्लॉई हम उसको अज्यूम करेंगे क्योंकि उसको आइडल टाइम में भी पेमेंट हो रही है ना, आइडल टाइम में पेमेंट हो रही है, क्लियर कट इंडिकेटर है कि द लेबर इज परमानेंट इन नेचर। तो फिर हम क्या कहेंगे कि फिर उस सिनेरियो में 14,000 आवर्स का रेलेवेंट कॉस्ट जीरो जाना था, इज दैट क्लियर। लेकिन अब क्या सिनेरियो है, स्पेयर टाइम बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन स्पेयर टाइम में हम 50% पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं 50% वो इररेलेवेंट है ना।
वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि वो पेमेंट होनी है, भले आप, क्योंकि आप परमानेंट इन नेचर हो, ठीक है, तो वो पेमेंट आपको होनी है, भले आप काम करते हो या नहीं करते, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमने फिर रेलेवेंट कॉस्ट में लेनी किया। अब अगर आप 14,000 घंटे आइडल नहीं बिठाते अपने लेबर को, बल्कि उनसे काम करवाते हो, तो फिर तो 100% पेमेंट करोगे ना, है ना, फिर तो 250 रुपीज पे करने हैं। तो जो पेमेंट एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ रही है, हम यहाँ पे एक्चुअली जो पिक कर रहे हैं ना हसनैन, वो 50% वो वाला नहीं है जो हम उसको पे करते हैं आइडल टाइम का, ये वो है 50% जो हमें आइडल टाइम ना होने की वजह से 100% जो अमाउंट पे करनी पड़ी है 250 की। दैट है, ये बेसिकली 50-50 वाली बात हो रही है ना, इसलिए आपको शायद कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये क्या हिसाब किताब है, ये क्या चीज हो रही है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चले, दैट्स इट, आगे चले। तो रेलेवेंट कॉस्ट का जो हमारा सिनेरियो है वो तो हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट का एक पर्टिकुलर पूरा चैप्टर है आईकैप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं ब्रेक इवन। अब हम वापस से अपने पैक हैंडबुक में बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट का जो सिनेरियो है वो हमारा आगे कंटिन्यू होगा, मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ब्रेक आ रहा है रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर हमारा थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा, यहीं पे आके हमने रेलेवेंट कॉस्ट समझ लिया। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, आप लोगों ने स्टडी टेक्स्ट में से कुछ चीजें पढ़नी है, कुछ पेजेस पढ़ने हैं, उनको थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है हम उसको एक दफा नजर भी मार लेते हैं। ये मेरे से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कम्युनिटी कॉस्ट क्या है, तो वो अब हम उसको जरा देखते थे, डेफिनेशन सिर्फ हमें देखनी है, वरना उनकी ट्रीटमेंट तो अब हमें समझ में आ गई है, ठीक है। ये आपके पास है पेज नंबर 429 है स्टडी टेक्स्ट का, पेज नंबर 429 रेलेवेंट कॉस्ट का चैप्टर है। अच्छा, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमने अगर देखें, हम एनालिसिस करें, तो हमारे पास कॉस्ट जितनी हमने देखी हुई है ना, वो किन किन टाइप्स की है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको समझ में आ गई, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में ट्रीटमेंट क्या होती है। एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज एन एडिशनल कॉस्ट दैट विल अकर इफ अ पर्टिकुलर डिसीजन इज टेकन, है ना, प्रोवाइडेड दैट दिस एडिशनल कॉस्ट इज अ कैश फ्लो एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये चीज हमें पता है कि आपको ये बता दिया जाए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो इंक्रीज करेंगे, दिस ऑफर इज एक्सेप्टेड, तो दैट इंक्रीज इज कॉल्ड योर इंक्रीमेंट, ठीक है। पहले भी वो हो रहा था, अब भी वो होगा, लेकिन पहले वो रिड्यूस्ड अमाउंट थी, अब जो है वो ज्यादा अमाउंट से होगी अगर हम स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करें उसका, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इसकी आप एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है differential cost. A differential cost is the amount by which future costs will be different depending on which course of action is taken. A differential cost is therefore an amount by which future costs will be higher or lower if a particular course of action is chosen. ठीक है, तो अगेन हमारे पास वो हायर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट दिस एडिशनल कॉस्ट इज अ कैश फ्लो, अ डिफरेंशियल कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देख लेंगे कि भाई इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल में क्या बताया है, कंपनी नीड्स टू हायर अ फोटोकॉपियर फॉर द नेक्स्ट 6 months, इट हैज टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू यूजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटोकॉपी which it currently rents for rupees 2,000 each month, or whether to switch to using a larger photocopier which will cost rupees 3,600 each month. If it hires the larger photocopier, it will be able to terminate the rental agreement for the current copier immediately. ठीक है, the decision is whether to continue with using the current photocopier or switch to the larger copier. One way of analyzing the comparative cost is to say that the larger copier will be more expensive to rent by rupees 1,600 each month for 6 months. The differential cost of hiring the larger copier for 6 months would therefore be 9,600. ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस में जो डिफरेंस है अगेन वो हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट होगी। दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट, है ना। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट में क्या फर्क नजर आ रहा है? अगर मैं जरा इस चीज को देखूं, तो अगर मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे एडमिन ओवरहेड्स, अभी वही वाली बात जो मैंने की थी, वो एक्चुअली डिफरेंशियल कॉस्ट की आपको डेफिनेशन में ज्यादा नहीं फॉल करते हुए नजर आ रही कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है, फॉर एग्जांपल, या मेरा फलाना ओवरहेड फिक्स ओवरहेड जो है वो मेरा 10,000 रुपीज है, अगर मैं स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ तो मेरे फिक्स ओवरहेड बढ़ के 15,000 हो जाएंगे, तो 5,000 मेरी एक्चुअली डिफरेंशियल किस जमरे में भी मैं ला सकती हूँ ना। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन अदर वर्ड्स क्या होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट का एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर इस बात से होगी, ये बात समझ में आएगी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट मुझे क्या लगती है। तो नॉर्मली क्या होती है कि वेरिएबल कॉस्ट की नेचर में आती है, ठीक है। जो वेरिएबल हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, या वेरिएबल हमारे पास जो भी हमारे पास एक्टिविटी लेवल से डिपेंड करके साथ रिलेट कर रही होती है, उनको फिर हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अगेन इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चंस में तो जब हम देखते हैं तो जी फिक्स्ड ओवरहेड्स में इंक्रीमेंटल लिखा हुआ होता है ना। अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स में इंक्रीज आ जाए तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बारे में हमने तो शुरू से ये पढ़ते आए हैं। आपको ट्रीटमेंट के बारे में पता है, ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन हो रही है कि कॉस्ट के नाम क्या क्या है, हम उनको क्या क्या नाम देते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने का आई गेस कोई मसला नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला कोई इसमें इशू नहीं आना चाहिए। यू नो कि क्या ट्रीटमेंट होती है। क्वेश्चन में आपको नॉर्मली ये नहीं बताया होता कि भाई इसका नाम बताएं कि इसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ट्रीटमेंट मांगी जाती है, यू हैव टू सी द रेलेवेंसी ऑफ द पर्टिकुलर जो भी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ट्रीटमेंट आपको सब आती है, सब आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, ताकि हमारे पास हो जाए कि जी हमें पता है, हमने ये टर्म्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट के बाद अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल आ जाती है। अब अगर मैं आपको बगैर इसको रीड कराए मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा सोच के बताएं, जो अवॉइडेबल कॉस्ट हैं क्या वो रेलेवेंट होती हैं, और जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है क्या वो रेलेवेंट होती हैं या नहीं? हाँ जी, अनअवॉइडेबल का मतलब है कि आप जो भी कर लो, आप उस कॉस्ट को स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से या ना करने की वजह से आपको इनकर करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। तो अनअवॉइडेबल जो है ना वो आपकी फिर हो जाती है इररेलेवेंट, क्योंकि आप भले जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लो, भले आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो कॉस्ट आपको हर हाल में इनकर करनी है, तो वो क्या हो जाएगी? अनअवॉइडेबल है ना, दैट इज नॉट रेलेवेंट।
ऑन द अदर हैंड अवॉइडेबल जो है वो आपकी जो है वो रेलेवेंट होती है। क्या मतलब हुआ, मैं अगर स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट ना करूं तो मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉस्ट को अवॉइड कर सकती हूँ, है ना। अगर मैं स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट ना करूं तो मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉस्ट अगर अवॉइड कर सकती हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मेरी रेलेवेंट हो जाएगी टू डिसीजन मेकिंग। अब वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट करूंगी तो वो कॉस्ट होगी, अगर वो मैं स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो मेरी वो कॉस्ट भी करनी होगी, वो मैंने अवॉइड कर दी, है ना। इज दैट क्लियर? तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। अगेन सिचुएशन आपके सामने होगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। फिर बात आती है कमिटेड कॉस्ट की। नाउ द टर्म इटसेल्फ टेल्स यू कमिट हो चुकी है कॉस्ट, हाँ अब इसको अवॉइड नहीं कर सकते, दिस इज अनअवॉइडेबल, ठीक है। ये कॉस्ट आपकी कमिट हो चुकी है। और इसमें हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पास जो लीज पेमेंट लीज जो हमने किया हुआ होता है एक्जिस्टिंग मशीनरी का, या फिर हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है जिसमें हमें पेमेंट करनी पड़े रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर ऑप्शन यू चूज, तो वो कमिटेड कॉस्ट आती है। तो जरा इसको रीड कर लेते हैं। कमिटेड कॉस्ट आर कैटेगरी ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A committed cost is a cost that a company has already committed to or an obligation already made that it cannot avoid by any means। तो क्या हो जाएगा, वो irrelevant हो जाएगा for decision making, ठीक है। भले आप स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट करो ना करो, स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करो ना करो, वो कॉस्ट अब कमिट हो चुकी हुई है, उससे वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगी फॉर डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। फिर बात आती है संक कॉस्ट की। संक कॉस्ट अब तो आप लोग जीते हो गए उसमें, है ना। संक कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट। ऐसी कॉस्ट जो कि आपने पास्ट में की हुई होती है ना, तो वो आपकी संक कॉस्ट होती है। दीज आर आल्सो irrelevant in nature, ठीक है जनाब। ये तो आपको बात पता लगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी आपको पता है कि it is actually what an opportunity cost is a benefit that will be lost, ठीक है। तो ये भी आपकी रेलेवेंट हो जाएगी अगर तो आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी हुई है कि अगर हम एक जो वो कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमारा दूसरी जो तरफ से क्या हो रहा होगा, एक बेनिफिट अगर आपका फोरगो हो रहा होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी रेलेवेंट, राइट। तो ऑब्वियसली बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेलेवेंट इन ऑल केसेस, हमने हर जगह ये देखा है। बस हमें असेसमेंट करनी होती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अमाउंट क्या होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इज दैट क्लियर? तो ये पेज नंबर, इसको जरा रीड कर लेंगे। पेज नंबर 489 से जो है ये आपके पास स्टार्ट हो रहा है। रेलेवेंट कॉस्ट का चैप्टर वैसे हमारा ऑफिशियली जो है इख्तिताम पजीर हो जाता है अब, ठीक है। अब जितने अब अगेन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पैक हैंडबुक में अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 चैप्टर्स आईटैप के उन्होंने मर्ज किए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 12, 13 एंड 14। तो चैप्टर 12 रेलेवेंट कॉस्ट वी डन विद, सॉरी 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट जो का जो चैप्टर है वो हमारा हो जाता है खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं, हम आईटैप का ही ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। और हम पैक हैंडबुक में भी अब उसी सेक्शन पे चले जाते हैं। पैक के हैंडबुक में अब हम वापस से आते हैं शुरू से, ठीक है। और अब हम जरा ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर नजर मारते हैं। दोबारा से रेलेवेंट कॉस्ट जो है इसका हमारा हम लोग इसको टच करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। रेलेवेंट कॉस्ट को शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का जो स्पेसिफिक चैप्टर है आईटैप का, यानी कि जो हमारे क्लास ऑफ 14 ऑनवर्ड्स जो हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है पैक हैंडबुक में, ठीक है। तो हमने कहां तक कर लिया, क्लास ऑफ 13 तक हम कर चुके हैं। क्लास ऑफ 13 तक बिल्कुल बेसिक रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो है वो आपकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब उससे आगे रेलेवेंट कॉस्ट जहां पे इन्वॉल्व हो रही है वो हमारा आईटैप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है, नॉट रॉन्ग, एंड दैट इज टर्म शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। वो फिर हम इंशाल्लाह ब्रेक इवन करने की बात करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमें चीज देखनी है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस और सीवीपी, बेसिकली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और ब्रेक इवन उसी का पार्ट है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए जरा हम एक छोटी सी रिवीजन हमें करनी है और वो है कॉस्ट बिहेवियर की। आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, काफी चीजें लॉजिकल भी हैं, लेकिन उनको रिवाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का बेसिकली हमें एक बेसलाइन हमें मिल जाएगी उससे, ठीक है। और फिर आगे ब्रेक इवन एनालिसिस में भी उसका हमें जरूरत पड़ेगी। अगर हम कॉस्ट बिहेवियर देखें तो बेसिकली कॉस्ट बिहेवियर से मुराद क्या है कि भाई आपकी कॉस्ट किस तरह से एक्ट करती है विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल्स, है ना। तो अब आप अगर मैं आपसे पूछूंगी भाई हाँ जी क्या हिसाब किताब है, तो अज्यूमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, अज्यूमिंग के कॉस्ट सिर्फ या तो वेरिएबल होंगी या फिक्स्ड होंगी, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल है, हम फिक्स है, हम सेमी वेरिएबल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम स्टेप वगैरह को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि या तो हमारे पास जितनी भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं या तो वो वेरिएबल इन नेचर है या फिक्स है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर तो आपकी यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, टेबल आपके सामने एग्जांपल उन्होंने बताई हुई प्रोडक्ट अल्फा की सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 6 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 10,000। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि वेरिएबल कॉस्ट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट, लेकिन फिक्स कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टोटल। याद है मैंने आपको ये बात बताई हुई कि क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे और प्रैक्टिकली भी जब आप देखोगे तो आपको इसी तरह से नजर आएगा, और ये आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे नजर भी आ रहा है। उसकी एक वजह है और वो वजह बेसिकली कॉस्ट बिहेवियर है ना। तो जरा हम इस टेबल को देखते हैं, बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टेबल है, ठीक है। लेकिन ये सीवीपी अगेन इसको ही मैं रेफर करूंगी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो जब हम देखते हैं हमारे जैसे जैसे सेल्स यानी कि एक्टिविटी लेवल हमारी बढ़ती जा रही है, ऑपरेटिंग लेवल अज्यूमिंग जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक बेसिक असम्पशन है हमारे पास। हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और 1000 यूनिट्स ही सेल किए, यानी कि या तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं या फिर हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कांस्टेंट है ना। अगर 2000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक थे, 1000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए और 2000 यूनिट्स ही क्लोजिंग स्टॉक है, तो मुझे बताइए सेल कितने होंगे, 1000 यूनिट्स, है ना। जितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर तो आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर जीरो है या अगर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हिसाब किताब है, 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, 2000 कर रहे हैं, 2500, 4000 और 5000, तो यानी कि हमने अपनी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करते हुए हमने अपना एनालिसिस किया कि भाई अगर तो आप इस तरह से करते हैं तो आपके पास सेल्स कितनी होती है, पर यूनिट सेल्स आपको बता दी है 10 रुपए पर यूनिट, तो हमारी टोटल सेल्स रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। फिर हम आते हैं इसमें उन्होंने क्या लेस किया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अगर हमारे 10,000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है द रेट ऑफ 6 रुपए पर यूनिट, 6000। इसी तरह से 2000 यूनिट्स पे 12,000,
2000 into 6, 2500 यूनिट्स पे 2500 into 6, 4000 यूनिट्स पे 24000 और 5000 पे 5000 into 6 पर यूनिट यानी कि 30000, ठीक है। और आगे उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन भी अगर हम देखें तो टोटलिटी में तो वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारी एक्टिविटी लेवल बढ़ रही है तो टोटलिटी में हमारा कंट्रीब्यूशन टोटल भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन रिमेन्स द सेम, है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें जो दोनों कंपोनेंट्स हैं कंट्रीब्यूशन के, उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से कि दे रिमेन द सेम पर यूनिट। इज दैट क्लियर? तो 10 रुपी पर यूनिट कांस्टेंट है एट ऑल एक्टिविटी लेवल्स, ये सेलिंग प्राइस आपकी। 6 रुपी पर यूनिट आपका कांस्टेंट है एट ऑल एक्टिविटी लेवल्स वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट विल आल्सो रिमेन द सेम एट ऑल एक्टिविटी लेवल्स। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद आपने इसमें से क्या माइनस किया? फिक्स कॉस्ट माइनस की। जरा फिक्स कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 होनी है टोटलिटी में रिगार्डलेस ऑफ योर एक्टिविटी लेवल। तो जरा इधर देखें, 10,000 यूनिट्स के ऊपर 10,000 अगर रुपीज फिक्स कॉस्ट होती है तो मुझे बताएं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी बनती है? 10 रुपए। 10,000 ओवर 10 है ना, 10,000 ओवर 1 सॉरी 10,000 ओवर 1 आपके पास बनता है 10 रुपी पर यूनिट। अब वही 10,000 यूनिट्स है लेकिन एक्टिविटी लेवल हो गया 2,000, ठीक है। तो क्या हो रहा है? 10,000 ओवर 2,000, अब आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी लेवल इंक्रीज की तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वही 10,000 रुपए ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसको क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। कि आप जब अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हो तो आपकी पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिक्रीज करती है। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो पर यूनिट कॉस्ट तो अभी तक तो डिक्रीज नहीं की थी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, है ना। लेकिन जब हमने टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट को भी इंकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे तो आप नीचे इसका एनालिसिस भी हमने देखना है, तो हमारे पास पर यूनिट टोटल कॉस्ट जो है वो भी कम होती जाएगी। इज दैट क्लियर? और उसमें मेजर इंडिकेटर, मेजर जो रीजन है वो किसका? मेजर कंट्रीब्यूशन है फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। 2500 यूनिट्स अगर हम मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं तो 10,000 यूनिट्स आप 2500 यूनिट्स के ऊपर डिवाइड होंगे, यानी कि 4 रुपी पर यूनिट हमारे पास हो जाएगी फिक्स कॉस्ट। तो आपको नजर आ रहा है कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हेन द एक्टिविटी लेवल इज इंक्रीजिंग। ये बिल्कुल बेसिक डिस्कशंस हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जरा प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस, राइट। तो 1000 यूनिट्स में हमें नजर आ रहा है जी, बिल्कुल इंक्रीज इन यूनिट्स डिक्रीजेस फिक्स कॉस्ट, ये कॉस्ट बिहेवियर है। पर यूनिट डिक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल नहीं डिक्रीज कर रहा। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है शाहरुख। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, डिक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, बिल्कुल ठीक। तो 1000 यूनिट्स पे आपको नजर आ रहा है कि जी लॉस हो रहा है, ठीक है। 2000 यूनिट्स पे भी आपको नजर आ रहा है कि लॉस हो रहा है। 8000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और 10,000 जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? 2000 का लॉस आ रहा है। 2500 यूनिट्स पे 10,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और उसमें से आपने माइनस किया फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे आपके पास नो गेन नो लॉस। ये बेसिकली ब्रेक इवन वाला पॉइंट है, लेकिन अगेन ब्रेक इवन की डिस्कशन अभी हमने आगे करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अभी टोटल कॉस्ट के एनालिसिस पर आते हैं बेटा, अभी टोटल कॉस्ट के एनालिसिस पर आते हैं हसन और अब्दुल्ला, आपकी बात भी मैं अभी जवाब देती हूँ, ठीक है। फिर जब हम आते हैं कितनी एक्टिविटी लेवल पे 5000 यूनिट्स जब हम मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका अर्न होगा 20,000, 10,000 उसमें फिक्स कॉस्ट है, यानी कि इस लेवल पर आके 4000 और 5000 के लेवल पर आके आप देखें तो हम प्रॉफिट कमाने की पोजीशन में, ठीक है, प्रॉफिट कमाने की पोजीशन में। तो आहिस्ता आहिस्ता लॉस आपका पहले कम हुआ फिर जीरो और फिर आप देख रहे हो कि जी वो आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड पे वो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जरा अब हम एनालिसिस किस चीज का करते हैं। पहली बात तो ये कि जो पूरा टेबल हमने बनाया है इसके अंदर हमने क्या चीज अप्लाई की है? मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हुए आप मार्जिनल कॉस्टिंग को ही अप्लाई करोगे, आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होती हुई कहीं नजर नहीं आएगी। तो अब्दुल्ला, आपके सवाल का जवाब यहाँ हो गया कि हमने अब अपने कॉस्ट बिहेवियर्स और अपने प्रॉफिट बिहेवियर्स को वॉल्यूम के साथ रिलेट करना है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हमने ये देखना है कि हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट के ऊपर वॉल्यूम की वजह से क्या चेंजेस आएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अब आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर अलग है, फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर अलग है, तो इस वजह से आपको इनको इन दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करना है। अब जहां पे भी आपको आप इन दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हो वहां पे आपका इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो रहा है ना। ऑल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, याद रखिएगा, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट? ऑल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द एंटिटी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में क्या चीजें आ जाएंगी? फिक्स कॉस्ट ऑफ द होल एंटिटी, फिक्स कॉस्ट के जमरे में फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर फिक्स कॉस्ट एज वेल, एडमिन एंड सेलिंग। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो यहाँ पे इस बात को आपने इस बात का जरा ख्याल रखना है। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर एक्सपेंसेस में बाइफरकेट नहीं कर रहे, बल्कि हम वेरिएबल और फिक्स में कर रहे हैं। तो वेरिएबल मींस वेरिएबल प्रोडक्शन प्लस वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग, फिक्स मींस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिक्स एडमिन एंड सेलिंग। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। पहली बात तो ये, तो इधर हमने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आपने अप्लाई करते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग को अपने माइंड में रखना है। इसी वजह से हम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्रेक इवन कैलकुलेशन में भी हमें कंट्रीब्यूशन की, अब हम बेसिकली कंट्रीब्यूशन के ऊपर अब हम फोकस करेंगे कि कंट्रीब्यूशन हमें निकालना क्यों, अलग से हम लिखते क्यों है, वजह क्या है उसकी, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद हम पहले जरा देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। फिर अब्दुल्ला का इंशाल्लाह उसमें और क्लियर हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो ये अब आपने आपके सामने किया है, ये जो एनालिसिस है इसका अब हमने एक और लाइन इधर ऐड की हुई है टोटल कॉस्ट की, क्योंकि ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। प्रॉफिट को पहले देख लेते हैं। एक चीज तो हमने ये देख ली कि हमारी एक्टिविटी लेवल, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जीरो भी रखी है, ये कंट्रोल पर्पसेस के लिए है ना। अगर हम कोई हमारा ऑपरेटिंग लेवल हो ही ना, अगर हम कोई एक्टिविटी ना करें तो इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आती है कि फिक्स कॉस्ट तो इनकर होनी है ना। तो अब जरा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अगर आपकी एक्टिविटी लेवल 0 होती है तो जरा पहले एनालिसिस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड टोटल का, ठीक है। तो आपका लॉस ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 0 पे आया, फिर अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट जो है ना, पहले लॉस अगर था तो वो लॉस पहले 0 होगा और फिर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता रहेगा और इंक्रीज करता रहेगा। ये हमारा टोटल प्रॉफिट का नेचर है। अब हम जरा पर यूनिट पर आ जाते हैं। एक्टिविटी लेवल अगर 0 होती है तो लॉस पर यूनिट तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यूनिट है ही नहीं, राइट। 1000 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें वही नजर आ रहा है ना, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। टोटल प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज कर रहा है और प्रॉफिट पर यूनिट भी आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। मिले जुले इसमें सारे फैक्टर्स हैं, नेट फैक्टर्स हैं। तो पहले 6 रुपी पर यूनिट का लॉस था, फिर 1 रुपी पर यूनिट का लॉस हुआ, फिर 0 रुपी पर यूनिट का आपके पास नो प्रॉफिट नो गेन, फिर 1.5 रुपी का प्रॉफिट आपको हो रहा है पर यूनिट, और फिर 2 रुपी पर यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने की वजह से टोटल प्रॉफिट भी हमारा बढ़ रहा है और प्रॉफिट पर यूनिट भी हमारा बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं जरा कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों है। 0 एक्टिविटी लेवल पे टोटल कॉस्ट है आपकी 10,000, वही फिक्स कॉस्ट ओनली है ना, नो वेरिएबल कॉस्ट विल बी इनकर्ड एट 0 एक्टिविटी लेवल। फिर हम आते हैं 1000 यूनिट्स के ऊपर। 1000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए 6000 हमारा वेरिएबल है, 10000 हमारा फिक्स है। टोटल कॉस्ट हमारी जाती है 16,000, ठीक है। अभी पर यूनिट पे भी आना है। चले जी, 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो 12,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, 10,000 आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट आ रही है 22,000, ठीक है। इसी तरह से 15,000, 10,000 टोटल कॉस्ट होगी 25,000। इसी तरह से 24,000, 10,000 टोटल कॉस्ट हो गई 34,000, फिर 30,000, 10,000 टोटल कॉस्ट होगी 40,000। तो अगर हम टोटलिटी में देखें तो टोटलिटी में हमें क्या नजर आ रहा है कि एक्टिविटी लेवल बढ़ रही है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है टोटल में, और कॉस्ट भी बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट भी आपकी बढ़ी है, फिक्स प्लस वेरिएबल। तो फिर चेंज कहां पर आ रहा है? तो फिर हम लोग इसमें एनालिसिस किस चीज का करेंगे? फिर हम जरा पर यूनिट का एनालिसिस कर लेते हैं कॉस्ट का, ठीक है। अगर आपका 1000 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो तो 16,000 डिवाइडेड बाय 1000, टोटल कॉस्ट पर यूनिट बनती है 16 रुपए पर यूनिट। तो मैं किसी को क्या कहूंगी, 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करने की मुझे खर्चा कितना आया? एक यूनिट का खर्चा आ रहा है 16 रुपए, ठीक है। फिर हम आते हैं आगे। 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके सेल अगर मैं करूं तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है, 22,000 हो गई 16,000 से, है ना। लेकिन फिर मेरी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रही है। 22,000 यूनिट्स टोटल खर्चा आया 2000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करने का, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी अब मुझे पड़ रही है? 11 रुपए, 16 रुपीज से गिर गया पर यूनिट। फिर मैं आते हैं 2500 पे। 2500 पे फिर मेरी टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है, 22,000 से 25 पे आ गई, लेकिन मेरी पर यूनिट कम होकर कितनी हो रही है? 10 रुपीज पर यूनिट। इज दैट क्लियर? ठीक है। जितनी मेरी सेल प्राइस है उतनी मेरी कॉस्ट होगी, इसीलिए मेरा 0 प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। फिर इसी तरह से अब आगे जाते जाएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट तो बढ़नी है ना, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपका अल्टीमेटली डिक्रीज कर रहा है। दिस इज बेसिकली द अंडरलाइंग फैक्टर बिटवीन इकोनॉमी फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप अपना जैसे स्केल बढ़ाते रहते हो तो आपके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होता है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको ये बात पता है, शायद आपने पढ़ भी ली होगी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी एक पर्टिकुलर लिमिट होता है ना, उसके बाद दोबारा से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, और वो हर सिनेरियो में एप्लीकेबल भी शायद ना हो, वो आपको ऑब्वियसली बात है। इसी मैथ में एटलीस्ट हमें उस चीज को नहीं देखना, ठीक है। इज दैट क्लियर? सी मैथ में हम कह रहे हैं कि वो इंडेफिनिटली जो है वो कॉस्ट पर यूनिट आपका डिक्रीज करता ही रहेगा, ठीक है। आप ये देखोगे ज्यादातर सिनेरियोस में। इज दैट क्लियर? चलें जी, तो ये हमने एक अच्छे तरीके से एनालिसिस इस चीज का कर लिया, हमने अच्छे तरीके से चीजों को भी समझ लिया। तो अगर हम इसको एक टेबल में समराइज करते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे उन्होंने समराइज किया हुआ है इसको, कि कॉस्ट को बेसिकली अब हमने देखना है, ठीक है। कॉस्ट हम देख रहे हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। पहली बात वो क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन। जो एक स्टेरिस का है वो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है। जो दो स्टेरिस का है पहले हम इंक्रीजिंग को देख लेते हैं, पहले स्टेरिस को देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी पे हम देखें तो वेरिएबल टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती हुई हमें नजर आएगी। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड था ना, पहले 0 था, फिर 1000 हुआ, 2000 हुआ, ठीक है, 2500, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी बढ़ेगी, यानी कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है पिछले साल से तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल में बढ़ेगी, लेकिन पर यूनिट में वो पिछले साल से सेम ही रहेगी, है ना। इसी तरह से अगर हमारी एक्टिविटी लेवल यानी कि प्रोडक्शन लेवल हमारा डिक्रीज है, फॉर एग्जांपल पिछले साल था 1000 यूनिट्स, अब हो रहा है 500 यूनिट्स, डिक्रीज हो गया, तो अब मेरा उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा कि मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पिछले साल से डिक्रीज करेगी, ठीक है, टोटल में। लेकिन पर यूनिट में कैलकुलेट करूंगी तो वो सेम ही रहेगी, व्हिच वाज लास्ट इन द लास्ट पीरियड। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ वेरिएबल प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन। अब इसका हमने एक फाइनल एनालिसिस क्या कर लिया है, कैसे जी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसको हम एक लाइन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम ये कहेंगे कि जी वो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल पता है ना, ये सिंबल आपको पता है कि दिस इज व्हाट टोटल में वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोडक्शन वॉल्यूम, टू योर एक्टिविटी लेवल, लेकिन पर यूनिट में इट विल स्टे द सेम, ठीक है, इट विल स्टे द सेम। अब हम फिक्स कॉस्ट के ऊपर आते हैं। फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहेगी, भले इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम हो भले डिक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम हो, है ना। तो अगर हम उसको एक लाइन में एक्सप्रेस करें तो टोटल जो फिक्स कॉस्ट है इट विल रिमेन द सेम वेदर द प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ये तीन स्टेरस की एक समरी है किस्म का, वेदर द प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वेदर इट वेरीज पॉजिटिवली और नेगेटिवली, हम लोग क्या कहेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। लेकिन हम पर यूनिट पर आ जाते हैं। फिक्स कॉस्ट अगर आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज, पहले क्या इंक्रीजिंग है ना, अगर आपकी यहाँ पे इन्होंने उल्टा नहीं लिख दिया, पर यूनिट डिक्रीज करना चाहिए ना, इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, हाँ इधर इन्होंने गड़बड़ की हुई है।
इधर क्या हिसाब किताब है, पहले हम जरा देख लेते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन को, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन जो कि यही वाली है कि पहले आपने 0 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, फिर 1000 पे आए, 2000 पे आए, तो हमारे पास क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है ना, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे जरा अपने पास करेक्शन कर लें, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी, ये करेक्शन होगी। और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि भाई फिक्स कॉस्ट इज एक्चुअली, इज दैट क्लियर, करेक्शन अपने पास लिखते हैं। लाइकवाइज अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम पिछले साल से कम हुई तो मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आएगा, ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। मेरे पास क्या होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अब इस सिनेरियो में ज्यादा होगा, तो यहाँ पे भी हमने करेक्शन करनी है। करेक्शन हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज इन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है जनाब। और हमारे पास अगर हम उसको एक लाइन में एक्सप्रेस करें तो पर यूनिट है ना, वो आपके पास इनवर्स है, ये इन्होंने सही लिखा है, पर यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहला स्टेरिक्स इंक्रीजिंग का था, तो हमारे पास होना चाहिए था डिक्रीज, इनवर्स तो ये बनता है ना। दूसरा जो दो स्टेरिक्स हैं वो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था इंक्रीज, तो इन्होंने उल्टा कर दिया, ठीक है। मैं इनको क्या बता दूंगी कि करेक्शन यहाँ पे कर दिया। इस बात क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। करेक्शन भी अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है, या इधर ही अपनी बुक में लिख दें, अपने पास लेक्चर नोट्स में लिख लें कि यहाँ पे एक मसला हुआ है, प्रिंटिंग का मिस्टेक है। यस और नो, क्लियर होगी बात। टोटल कॉस्ट का एनालिसिस अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन है, टोटल कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। टोटल कॉस्ट एंड टोटल जो है वो तो इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन है तो हमारे पास टोटल कॉस्ट एंड टोटल डिक्रीज करेगी, लेकिन पर यूनिट हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, है ना। हमारे पास प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा था लेकिन पर यूनिट हमारी टोटल कॉस्ट डिक्रीज कर रही थी, तो अब इनवर्स है, ये भी आपके पास पर यूनिट में क्या हो गया, इनवर्स हो गया। और इसमें मेजर फैक्टर क्या क्या है, फिक्स कॉस्ट की वजह से ही है ना, फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारा इनवर्स रिलेशनशिप आता है पर यूनिट का। आई होप दैट्स क्लियर। तो ये चीजें हमने देख ली, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमने आगे जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस में भी थोड़े से ग्राफ्स को देखना है, तो उससे पहले ऑब्वियसली बात है हम थोड़ा बेसलाइन अपना बेसिक्स अपनी रिवाइज करें, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी आपने एक्सप्रेस करना है अगेन अपनी वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट भी और टोटल भी, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि अगर हम इसको अब एक्सप्रेस करें तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफिकल अगेन बना हुआ है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी पर यूनिट क्या है, एक्स एक्सिस पे टोटल कॉस्ट पर यूनिट में, नहीं मेरे ख्याल से वो ठीक है, एक सेकंड लेट मी चेक। टोटल कॉस्ट अगर इंक्रीज करिए, हाँ जी इसमें भी करेक्शन है, यू आर वेरी राइट, इनवर्स है, बिल्कुल ठीक, इसमें भी करेक्शन है। टोटल कॉस्ट डिक्रीज करेगा, है ना, टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रहा है विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, ये भी इनवर्स है, ठीक है। पहला स्टेरिक इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पर यूनिट डिक्रीज होगा, दो स्टेरिक्स जो है वो डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंक्रीज होंगे, यहाँ पे भी करेक्शन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है जनाब। तो अगर हम इसका ग्राफिकल सबने नोट डाउन कर लिया है ना, दोनों जगह पर है, फिक्स में भी है और टोटल कॉस्ट में भी है, ठीक है। अगर हम अपना एनालिसिस करें, अगर हमारे पास वाई एक्सिस पर हो एक्टिविटी लेवल, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्शन लेवल है, नंबर ऑफ यूनिट्स होता है नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और ये आपके पास वाई एक्सिस पे क्या होगी, टोटल कॉस्ट। ये बात याद है ना सबको, हमारे पास जो डिपेंडेंट है वो टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं किसका, वेरिएबल कॉस्ट का, राइट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वुड रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द एक्टिविटी लेवल। तो अगर मैं पर यूनिट को एक्सप्रेस करूँ ग्राफ के अंदर तो वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्रेस करूँ तो पहली बात तो ये कि जीरो एक्टिविटी लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होनी है ना। और जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे बढ़ते जाएंगे मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल में बढ़ती जाएगी, और आइडियली एज अ स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है। तो पर यूनिट कॉस्ट, अब मेरे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूं बनता है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट जो है ना वो मेरा इट स्टेज एज अ स्ट्रेट लाइन, ये पर यूनिट है पहला, और टोटल में मेरे पास वो जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर चल रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, फिक्स कॉस्ट के ऊपर, ठीक है जनाब। फिक्स कॉस्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं क्या, पहले हम टोटल को देख लेते हैं क्योंकि उसको देखना ज्यादा आसान है ना। पहले हम टोटल को देख लेते हैं, तो टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। ये जीरो एक्टिविटी लेवल पे भी आपकी टोटल कॉस्ट इनकर हो रही होगी ना, वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट। तो जीरो एक्टिविटी लेवल पे भी आपकी कोई ना कोई टोटल कॉस्ट होगी, इस एक्टिविटी लेवल पे भी सेम होनी है, इस एक्टिविटी लेवल पे भी सेम होनी है। तो इसके अंदर यहाँ पे तो हमारे पास आ गया स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम इसको देखें कि टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या हमारे पास बनता है पर यूनिट, तो वो देखें एक पैराबोला की शक्ल में, ठीक है। वो एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे डिक्रीज तो कर रहा है, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और ये नेचर क्या है, ये आप कैलकुलेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। हमने ऊपर टेबल बनाया हुआ है, अगर हम जो टेबल है उसमें से जो डेटा है अगर हम टिक करके उसका ग्राफ बनाए तो वो हमें नजर आएगा कि वो स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज नहीं करेगा, वो बल्कि एक जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड से डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पे काफी स्टीप है ना, इधर काफी स्टीप है, और ये आते 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 थोड़ा सा टोन डाउन हो जा रहा है ना। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ यूं बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ योर एक्टिविटी लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद हम किस चीज का एनालिसिस करते हैं, इसमें इन्होंने सेल्स का भी एनालिसिस किया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स प्राइस पर यूनिट,
इट रिमेन्स द सेम, हमारी assumption यही है ना। सेल्स प्राइस पर यूनिट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ योर एक्टिविटी लेवल, ठीक है। और सेल्स प्राइस जो टोटल है वो आपकी अगेन जीरो एक्टिविटी लेवल होगी तो जीरो सेल प्राइस होगी, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। तो जीरो से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास एक फिक्स जो है वो एक कांस्टेंट रेट में हमारे पास बढ़ता जाएगा, एक्टिविटी लेवल से हमारा ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, किस चीज की कंफ्यूजन हो सकती है, क्वेश्चन इसमें इन्होंने पैक हैंडबुक में जो सेल्स का ग्राफ है ना वो इन्होंने यहाँ से शुरू किया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर से होना चाहिए था, ये जीरो से होना चाहिए था, वेरिएबल कॉस्ट की तरह, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है ग्रेडियंट फर्क होगा, सेल्स का जो है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये जो है थोड़ा सा कम स्पीड जा रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा मतलब उस पर रिलेट कर रहा है, इसके इस पॉइंट के ऊपर भी मैं आती हूँ अभी। यहाँ पे बात क्लियर है। तो एक चीज क्या होगी कि यहाँ पे जो सेल्स का ग्राफ इन्होंने स्टार्ट किया ये मिसलीडिंग है, एक्चुअली यहाँ से नहीं शुरू होना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल जीरो से, ठीक है। जिस तरह का मैंने भी यहाँ पे बनाया, तो ये चाहे तो आप ये भी करेक्शन अपने पास कर दें कि आपके पास जो सेल्स का ग्राफ है वो जीरो से इस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब जरा एक छोटी सी बात का जरा हम जिक्र कर लेते हैं। हमारे पास जो सेल्स का और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होगा ना उसमें फर्क किस चीज का होगा, इस चीज को जरा हम देखते हैं। एक ही सिनेरियो है, ठीक है। एंटिटी एबीसी है, उसकी मैं सेल्स का ग्राफ देख रही हूँ, ठीक है। एबीसी टोटल सेल्स, ठीक है। ये मेरे पास किस चीज का ग्राफ है, ये मेरे पास है टोटल सेल्स का ग्राफ, ठीक है। टोटल सेल्स का ग्राफ कुछ यूं बना, जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, सेल्स वैल्यू है, और ये हमारे पास आ गया एक्टिविटी लेवल, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स चलेंगे, ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, राइट। अब मैं एबीसी लिमिटेड का उसी साल का जब मैं बनाऊंगी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है। तो मेरे पास वाई एक्सिस पे कॉस्ट आनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मेरे पास आना है नंबर ऑफ यूनिट्स। इस बात का ख्याल रखिएगा, अब जो मेरा टोटल सेल्स का ग्राफ का ग्रेडियंट है और वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्रेडियंट है उसमें आएगा फर्क, ऑब्वियसली बात है ना। ऑब्वियसली बात है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिफरेंट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है डिफरेंट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिस रेट से बढ़ेगा वो कम होगा, और जिस रेट से टोटल सेल्स मेरी बढ़ रही है वो देखिए वो ज्यादा स्टीप है, क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाना है ना। डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ्स, अगर मैं जरा इन दोनों ग्राफ्स को एक उसमें मर्ज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को नेट ऑफ कर दूं तो बेसिकली सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप नेट ऑफ करते हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं होता। अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को क्या कर दूं, इन दोनों जो डेटा है सबको मर्ज कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, नेट ऑफ अगर मैं कर दूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं तो आता है। इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है। तो मेरे पास मैं या तो सेल्स का ग्राफ बनाऊं अलग, वेरिएबल कॉस्ट का अलग बनाऊं, या मैं काम ये भी कर सकती हूँ कि मैं एबीसी का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लूं। वाई एक्सिस पे मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा होगा टोटल, एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आप मुझे जरा सोचकर बताएं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो लाइन बनेगी इट विल बी समवेयर बिटवीन, ठीक है। ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, ये आपके पास सेल्स की लाइन है, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना वो जाहिर सी बात है इन दोनों का नेट होगा ना, इन दोनों का नेट होगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। ऑब्वियसली बात है, जीरो अगर आपके पास एक्टिविटी लेवल है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी जीरो है, टोटल प्रॉफिट नेगेटिव में, लॉस में, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन में तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है ना। अगर जीरो सेल और जीरो वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी जीरो है। इज दैट क्लियर। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और ये चीज है ना इसमें हमें पूरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बना क्यों, ऐसा क्यों है, क्या ग्रेडियंट है, ये वो आपको डेटा गिवन है, आप उसको प्लॉट कर लेंगे खुद ही आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का भी जो ग्राफ है वो अगेन जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो ग्रेडियंट है इट विल बी समवेयर बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसका ग्रेडियंट। चले जी, फिक्स कॉस्ट का हो गया। टोटल कॉस्ट को जरा देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये चीजें हो सकता है आपने पहले भी पढ़ी हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हो सकता है आपने पहले इसको किसी उसमें देखा हो, लेकिन नहीं देखा हुआ तो भी हम देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो जनाब टोटल कॉस्ट को भी अब हमने दो तरीकों से देखना है, एक टोटलिटी में देखना है और एक पर यूनिट में देखना है, ठीक है जी। पहले हम आ जाते हैं किसके अंदर, पर यूनिट में। ऊपर आपने देख लिया था, आपने ऊपर जो टेबल बनाया हुआ है उसको अगर हम बेसलाइन बनाएं तो जरा देखते हैं हमारी पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है ना। हमारी पर यूनिट टोटल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट पे नहीं हो रही होगी, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है जी जनाब, यहाँ पे बात समझ आ रही है। टोटल कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट पे नहीं हो रही होगी, वो उसमें भी क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो कुछ ऐसे डिक्रीज हो रही होगी और ये हवा में रहेगी, ये कभी भी जीरो को टच नहीं करेगी। क्यों नहीं टच करेगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में हमेशा फिक्स कॉस्ट का एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट के अंदर आपके पास, आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट का एक एलिमेंट रहना है, तो ये हवा में ही पैराबोला आपका बन जाएगा। पर यूनिट भी आपके पास डिक्रीज करिए, फिक्स कॉस्ट के साथ ही रिलेट करेगी, ठीक है। और अगर हम टोटलिटी में देखें तो टोटलिटी में जरा मुझे बताएं, टोटल फिक्स जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, मुझे जरा वॉइस से सोच के जरा बताइएगा, क्या मेरा वो यहाँ ऐसे बनेगा, क्या मेरा वो जीरो से स्टार्ट होगा, इधर मेरी कॉस्ट है और इधर मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स है, नहीं है ना, क्योंकि अब टोटल कॉस्ट में मेरा फिक्स कॉस्ट भी तो है, बिल्कुल ठीक। तो टोटल कॉस्ट का टोटलिटी में जो मेरा ग्राफ बनेगा वो एक्चुअली बनेगा कहाँ से, यहाँ से, है ना, इस तरह से बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेरे पास पॉइंट है, दिस रिप्रेजेंट्स, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट, माय फिक्स कॉस्ट, है ना। मेरे पास जीरो एक्टिविटी लेवल होगी तो मेरी टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट बनेगा, पार्ट बनेगा, दैट्स इट, है ना।
तो जीरो एक्टिविटी लेवल पे मेरी जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट है, तो मेरा जो वाई इंटरसेप्ट है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट वुड बी एक्चुअली द लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है, जो कि आपकी होनी है रिगार्डलेस ऑफ योर एक्टिविटी लेवल। तो यहाँ से फिर आपका ऊपर ये जो इंक्रीज आ रहा है, ये जो डिफरेंस है बेसिकली, ये जो पूरा एरिया है, ये जो मैं अभी इसे शेड कर रही हूँ डॉटेड लाइन से ऊपर, ये जो डॉटेड लाइन से ऊपर है ये वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और जो ये वाला हिस्सा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एट ऑल टाइम्स, ये फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दैट्स क्लियर। तो टोटल कॉस्ट का भी इस तरह से आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। आई होप इसमें कोई चीज मुझे रिपीट नहीं करनी पड़ेगी या कोई मतलब डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दफा एनालिसिस करने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने जनाब अपना बेसलाइन बना लिया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, ठीक है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता क्या है, यही तो होता है, इट डिटरमिन्स हाउ कॉस्ट and profits react to change in volume or level of activity. For example, when volume changes from 4,000 to 5,000, total cost increases from 34,000 to 40,000, but per unit cost decreases from 8.5 to 8, and profit increases from फलाना to फलाना, and per unit also increases. यानी कि इसने आगे डॉट 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 कर दिया कि उसका भी फिर एनालिसिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस इज कॉल्ड व्हाट, इस चीज को देखना जब मैनेजमेंट इस तरह से वर्किंग करेगी, मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे वो डिटरमिन करेगी कि क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, क्या मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन था, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन था, क्या मेरा टोटल प्रॉफिट पर यूनिट प्रॉफिट, क्या मेरा टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट थी। तो वो आपका बेसिकली पूरा एनालिसिस आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ही करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक सेवरल डिसीजंस इंक्लूडिंग हमारा टारगेटेड बजटेड सेल्स कितना होना चाहिए, हमारा टारगेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट इन्फरेंसेस दैट यू कैन मेक थ्रू दिस एनालिसिस। इज दैट क्लियर? अब डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या है, उसी का छोटा सा हिस्सा है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या है कि भाई अगर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डिफरेंस की फॉर्म में अगर बता दूं, एक्सप्रेस कर दूं, ठीक है, मैं क्या कर दूं कि मैं ये कहूं कि जब मेरा 4,000 से 5,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे मैं लेकर आती हूं, इधर आ जाए, ठीक है। तो ये भी बेसिकली डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होती है, इसी तरह से एक्सप्रेस कर देना, किस तरह से, जिस तरह से मैं भी आपको बता रही हूँ। मैं अगर आपको ये कहूँ कि 4,000 से 5,000 जो मेरी लाइव लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है, व्हेन आई इंक्रीज माय प्रोडक्शन फ्रॉम 4,000 टू 5,000 यूनिट्स, माय टोटल कॉस्ट इंक्रीज बाय 6,000, बट माय पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 0.5। तो मैंने किसके ऊपर फोकस किया है, मैंने फोकस किया डिफरेंसेस के ऊपर, है ना। मैंने ये बात नहीं बोली कि मेरा 4,000 पे 34 था, 5,000 पे 40 था, मैंने ये कहा कि 1000 यूनिट्स इंक्रीज करने की वजह से 4,000 से 5,000 इंक्रीज अपनी एक्टिविटी लेवल लेके जाने की वजह से मेरी टोटल कॉस्ट पे डिफरेंस क्या पड़ रहा है, 6,000 रुपीज का फर्क पड़ा है टोटल पे, और पर यूनिट पे कितना पड़ा है, 0.5। सिंपल एज दैट, सिर्फ एक्सप्रेशन का एक डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर होल सिनेरियो सिचुएशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्टिंग। सिंपल एज दैट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर अंडरलाइन असम्पशंस क्या है, कुछ असम्पशंस तो मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि या तो कॉस्ट में फिक्स होंगी या वेरिएबल होंगी, सेल्स प्राइस मेरी इंक्रीज नहीं करी वॉल्यूम की वजह से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट्स टोटल कॉस्ट इज योर लेवल ऑफ वॉल्यूम, इसके अलावा कोई और एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा। तो काफी assumptions हैं, उसमें क्या हम अज्यूम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इट इज अज्यूम दैट बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर ऑलवेज डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। ये assumption है क्योंकि प्रैक्टिकली दिस इज बहुत कम, मतलब इसमें चांसेस है कि हम रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ नहीं डिटरमाइन कर सकते अपनी बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, ठीक है। बाय एंड लार्ज ऑल कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड और वेरिएबल, दैट्स इट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज एट अ लीनियर रेट, लीनियर रेट का क्या मतलब है, वो स्ट्रेट लाइन में आपका जो इंक्रीज करेगा। तो आप मुझे बात बताए, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि मैं आपको ये कहूँ कि जी 1000 यूनिट्स तक मैन्युफैक्चर करने के लिए तो मेरे पास 10 रुपए फी यूनिट मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो हो जाएगा 8 रुपी पर यूनिट। हो सकता है सप्लायर मुझे कोई ट्रेड डिस्काउंट दे दे मटेरियल पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक लेवल, एक सर्टेन लेवल तक तो 10 रुपी पर यूनिट मेरा है, उसके बाद जो है वो 8 रुपी है, फिर उसके बाद 7 रुपी है, फिर उसके बाद 6 रुपी है। तो प्रैक्टिकली इस तरह पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 रुपए ही कॉस्ट इनकर होगी, वो फिक्स रहेगी, यानी कि इंक्रीज का रेट हमारा लीनियर है, इंक्रीज का रेट हमारा कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी बढ़ते जाएंगे, टोटल जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी एट अ लीनियर रेट, एट अ फिक्स्ड रेट, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट। फिर वो क्या कह रहा है, फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज इन द रेलेवेंट रेंज, यानी कि हम कोई स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग प्राइसेस आर टू बी लेफ्ट अनचेंज्ड एज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। हालांकि आपको पता है कि प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है हम ये करेंगे जी नंबर ऑफ यूनिट, अब देखें आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है ना, कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो रही है, तो आपको आप ये भी काम कर सकते हो कि जी अगर हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कम कर देंगे, है ना, या कंपटीशन की वजह से मेरा जो है वो सेल्स के ऊपर, सेल्स प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ा, हम इन सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर आगे वो कह रहा है, इट इज अज्यूम्ड दैट अ फर्म कंटिन्यूज टू सेल अ सिंगल प्रोडक्ट और द गिवन सेल्स मिक्स विल बी अनचेंज्ड एज वॉल्यूम चेंजेस ओवर द रेलेवेंट रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक assumption बेसिक क्या की कि वो एक ही प्रोडक्ट या तो सेल करता रहेगा, या अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए और बी वो सेल करता है, तो अगर 10,000 यूनिट्स है तो 10,000 यूनिट्स में 50% अगर प्रोडक्ट ए है, 50% प्रोडक्ट बी के हैं, तो अगर वो 20,000 यूनिट सेल कर रहा है तो फिर भी 50-50 का रेशियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसकी क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है ना कि हर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट कमाया जा रहा है, तो हमने उस चीज को टोटली इग्नोर कर देना, उसको हमने कांस्टेंट रख देना है, ठीक है। आगे आ जाए, स्टॉक्स आर केप्ट आइदर कांस्टेंट और एट जीरो लेवल, देयरफॉर इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन इक्वल्स सेल्स। यहाँ पे भी हमने जो सीवीपी एनालिसिस किया उसमें क्या किया, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उतने सेल कर दिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर हम स्टॉक को जीरो नहीं भी लेते, अगर हम ये कहते हैं कि दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग यूनिट्स दोनों 2000 है, साल के पहले दिन भी 2000 यूनिट स्टॉक में पड़े हुए थे और साल के आखिरी दिन हम प्लानिंग कर सकते हैं ना इस तरह से स्टॉक की, है ना। वी कैन डू दिस। हम ये बात कहें कि हमें एट ऑल टाइम्स क्लोजिंग के टाइम पे स्पेशली हमें क्या करना है, हमें 2000 यूनिट्स हमारे स्टॉक में होना चाहिए, दैट्स इट, हमने फिक्स कर दिया। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई 2000 यूनिट्स आपके साल के पहले दिन थे, 10,000 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए,
ठीक है। और आपने 2000 यूनिट्स क्लोजिंग में रखे, तो मुझे बताएं यूनिट सोल्ड कितने होंगे? 2000 ओपनिंग प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल फॉर सेल है 12000, क्लोजिंग में भी 2000 है, तो जितने बन गए 10,000 यूनिट्स ही सोल्ड है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक या तो जीरो कह दो या फिक्स कह दो, जितना ओपनिंग उतना ही क्लोजिंग, तो आपके पास क्या होगा? जितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन इक्वल सेल्स। तो हमारे पास एक अंडरलाइंग असम्पशन सीवीपी एनालिसिस में देखें, हमने कोई वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक का एलिमेंट नहीं लिया उसमें, जो हम करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में लेते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन में, लेकिन हमने उसका एलिमेंट लिया ही नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस उतने सेल सोल्ड, राइट? The period of time selected is short and it is assumed that time value of money is not significant। अब आप लोगों ने ये बात आई हो स्टैटिस्टिक्स वगैरह में पढ़ी होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आप सबको आइडिया होगा। जब हम एक साल से ज्यादा अरसे की बात करते हैं तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़े शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, विद इन 1 ईयर की हम बात करें, ठीक है? उसमें हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, ये वो सारे फैक्टर्स का कोई असर नहीं होगा, ठीक है? प्राइसेस ऑफ कॉस्ट फैक्टर्स आर टू बी अनचेंज्ड। क्या मतलब हुआ कॉस्ट फैक्टर्स का? लेबर कॉस्ट होती है ना, लेबर कॉस्ट हमारा क्या है? फैक्टर है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मटीरियल है। तो वो क्या कह रहा है? जो मेरे पास डायरेक्ट लेबर पर आवर में रेट वेज पे करती हूँ 100 रुपए फी घंटा, तो भले मैं प्रोडक्शन ज्यादा कराऊं या कम कराऊं, ठीक है? भले मैं अपने लेबर से ज्यादा काम कराऊं या कम काम कराऊं, मैंने उसको 100 रुपए फी घंटा ही पे करना है, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स है वो मेरा पर यूनिट या पर किलोग्राम मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। मैं अगर ज्यादा एक्टिविटी लेवल करती हूँ तो मैं ज्यादा खरीदूंगी मटेरियल, लेकिन मेरी मटेरियल कॉस्ट भाई 10 रुपए फी किलोग्राम मुझे पड़ेगी, भले मैं ज्यादा माल खरीदूं भले मैं कम माल खरीदूं, ठीक है? ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो मैं ज्यादा सामान खरीदूंगी ना, मटेरियल ज्यादा खरीदूंगी, लेकिन मेरी कॉस्ट पर यूनिट हम अज्यूम करें कि तब भी 10 किलोग्राम मुझे सप्लायर पे देगा, और अगर मैं उससे कम खरीदूं क्योंकि मुझे कम प्रोडक्शन करनी है तो तब भी मुझे 10 किलोग्राम। हालांकि आपको पता है प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व हो सकता है इसमें ना। वो आपको मुझे ये कह दे कि भैया अगर आप मेरे से ज्यादा खरीदोगे तो 10 किलोग्राम 10 रुपए फी किलोग्राम के बजाय 8 रुपए फी किलोग्राम आपको डायरेक्ट मटेरियल दूंगा मैं, है ना? तो जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिकली भी चीजें समझ में आ रही है ना पीछे ये असम्पशन, इसीलिए स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया हुआ है। हमने सारे वेरिएबल्स और सारे अनएक्सपेक्टेड चीजों को ना वहां पे कांस्टेंट कर दिया। हमने कहा है कि भाई कीपिंग एवरीथिंग एज सिंपल एज पॉसिबल हमने सीवीपी एनालिसिस करना है। इज दैट क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं कि जी ना हमें सप्लायर से ट्रेड डिस्काउंट का कोई मसला है, ना हमें अपने लेबर को ज्यादा रेट पे करना पड़ेगा अगर हम उसे प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, लेबर रेट भी पर आवर सेम है, डायरेक्ट मटेरियल भी सेम है, वेरिएबल ओवरहेड भी सेम रेट पे हमें इनकर होगा, फिक्स्ड ओवरहेड का भी जो है वही हिसाब किताब सेम है, सारे आपके फैक्टर्स जो है ना वो आपके सेम है, ठीक है? इट इज अज्यूम्ड दैट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंटिसिपेटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस डू नॉट चेंज, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का मतलब ये सारी फैक्ट्री होगी, बाकी सारी आपकी फैसिलिटीज है, ठीक है? वो आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट assumption of all is that volume is the only factor affecting cost, क्योंकि हमने वॉल्यूम का ही इफेक्ट देखना है कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। तो कीपिंग ऑल अदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेक्टिंग फैक्टर्स, इग्नोरिंग देम, ठीक है? उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट पे द ओनली फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग देम इज वॉल्यूम। कोई क्वालिटी का फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी की वजह से मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। चलिए 11:04 हो रहे हैं। अब ये जो ब्रेक इवन का भी हमारा जो आगे काम स्टार्ट होगा वो फिर इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे, ठीक है? होम असाइनमेंट फॉर टुडे मैं आज कुछ नहीं दे रही, क्योंकि आप अपने जरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले ही क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है? ऑडिट के लिए आप जा सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम ब्रेक इवन को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूलाज थोड़े से देखेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद ब्रेक इवन एनालिसिस। बहुत इंटरेस्टिंग है जी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो होम असाइनमेंट है बच्चे, जो आपको 10 के करीब क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करें आज, ठीक है? कंप्लीट करें, क्योंकि मेरा इरादा है फ्राइडे या सैटरडे को फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी, उसमें डिस्कशन करेंगे। चलें जी इंशाल्लाह कर ले तो बेहतर है इसमें, लेकिन याद वाली ऐसी कोई बात है नहीं ना, सारी लॉजिकल बातें हैं, सारी लॉजिकल है जी। जनाब पूछिए, कर ले, वो पूछ भी सकता है, वो 2 या 3 मार्क का सवाल पूछ सकता है ना कि व्हाट आर द अंडरलाइंग असम्पशंस इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, क्योंकि थ्योरेटिकल एलिमेंट आता है इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है जी? पूछिए जनाब। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, हुक्म करें। हाँ, सब बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना है, फैक्टर्स को इग्नोर करना है, ये सब चीजें इस तरह से आप याद कर लें, याद हो जाएगा, तो मसले वाली बात है नहीं। अल्लाह हाफिज। क्या नहीं कंपेयर करेंगे विद वाई? हसनैन, बेटा क्योंकि यूनिट एक्स को, मटेरियल एक्स को हम मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे ना। मुझे बात बताएं, जब आप मटेरियल वाई को मैन्युफैक्चर करोगे तो क्या क्या प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, जरा मुझे सोच कर बताओ। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, वो तो ये हो गया, डायरेक्ट लेबर, वो ये हो गया, ठीक है? व्हाट अबाउट प्रोडक्शन ओवरहेड्स? वो हमने हाइलो मेथड से यहाँ से निकाल लेने। कैसे निकालेंगे? हाइलो मेथड इस्तेमाल करेंगे ना, है ना? हाइलो मेथड याद है आप लोगों को? बता दिया गया, मैंने बताया था कि किस तरीके से फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स को हमने बाइफिकेट करना है, तो वो हम हाइलो मेथड से बाइफिकेट करेंगे। तो मटेरियल वाई को हमने प्रोड्यूस करना है, याद रखिएगा, मटेरियल वाई को प्रोड्यूस करना है, तो उसमें मटेरियल वाई का रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स ये लेने हैं। मटेरियल एक्स को हमने मैन्युफैक्चर नहीं करना, मटेरियल एक्स हमने रेडीमेड खरीदना है, तो मटेरियल एक्स से रिलेटेड रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ परचेज, दैट्स इट। उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो है ही नहीं,
तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या आती है, मटेरियल कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो उसमें फिर एडिशनल क्या है, लेबर और ओवरहेड मटेरियल वाई में हमने कंसिडर करने हैं, लेकिन मटेरियल एक्स में तो सिंपली कॉस्ट ऑफ परचेज ही पड़ेगी ना। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मटेरियल एक्स को खरीदने के लिए क्या वेरिएबल ओवरहेड है, आप बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। टेम्पररी और परमानेंट, हम ये बात कह रहे हैं कि हम अपने लेबर को आइडल टाइम के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं, ये मैंने बेसलाइन बनाया हुआ है टू डिक्लेयर आवर लेबर एज परमानेंट। हम हमारा टेम्पररी और परमानेंट लेबर के दरमियान डिफरेंस ही यही है, टेम्पररी लेबर वो लेबर होता है जिसको आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती अगर आपने उससे काम नहीं करवाया तो, ठीक है। टेम्पररी लेबर होता यही है कि वो काम करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, आइडल बैठने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे उसको। परमानेंट ये होता है बेटा हसन, मार्जिन हमेशा सेल्स पर ही आता है, मार्कअप होता है कॉस्ट के ऊपर, ये तो आपने इंट्रो FY1 में पढ़ा था ना इसको। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, मार्कअप होता है इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। मार्जिन का डेफिनेशन वही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मार्जिन बोला है 30%, उसका मतलब है कि सेल्स वैल्यू का 30%, तो अगर हम कॉस्ट के रिलेवेंट देखें तो वो क्या होगा, ये बात याद है ना हसन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मार्कअप मार्जिन में आप क्या लेते हो, 100 की टर्म्स में, मैं जिस तरह से कराती हूँ वो तो इसी तरह से होता है कि 100 की टर्म्स में हम एक एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। 100 की टर्म्स में क्या एग्जांपल बनती है, मार्जिन के केस में हम ये कहते हैं कि हमारा बेस वैल्यू क्या है, हमारी बेस वैल्यू है सेल्स, यानी कि सेल्स के ऊपर हमने परसेंटेज अप्लाई करना है, राइट। तो अगर हमारी सेल्स वैल्यू 100 है, मार्जिन उसने दिया है कि 30% है, तो क्या मतलब हुआ, सेल्स में 30%, 100 रुपए की सेल में 30 रुपए का प्रॉफिट है और कॉस्ट कितनी है 70, है ना। अब अगर आपसे प्राइस कैलकुलेट की जा रही है, करने को कहा जा रहा है, आप सारी रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करके भी सेल्स वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, ठीक है जनाब। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा एंड डिटरमिन द कॉस्ट गैप, इसके अंदर तो ये टारगेट कॉस्टिंग वाली बात आ गई ना, ठीक है। इसमें तो टारगेट कॉस्टिंग वाली बात आ गई, आपने सेल्स वैल्यू को यूज करके एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करके एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कॉस्ट गैप कहलाता है, ये हमने टारगेट कॉस्टिंग में पढ़ा था। आइडल टाइम को क्यों शामिल किया हुआ है, इफ परमानेंट आइडल टाइम में ये वाला 50% जो हम पे कर रहे हैं वो शामिल नहीं किया हुआ। 14,000 घंटे अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, आइडल नहीं बिठाते, तो हमें पूरी 100% पेमेंट करनी पड़ेगी ना। इधर देखें, 250 रुपी पर आवर हम पे करते हैं अपने लेबर को नॉर्मली, है ना। अच्छा जी, अगर वो आइडल बैठेगा, अगर वो आइडल बैठेगा तो 250 का 50% हमें फिर भी उसको पे करना पड़ेगा 125। ये 125 हमारे लिए हो जाएगा इररिलेवेंट, इज दैट क्लियर। ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि परमानेंट लेबर है, परमानेंट लेबर को हमने 125 रुपीज पे करने ही करने हैं, ठीक है। अगर वो आइडल नहीं बैठता तो इन 14,000 घंटों में उसको पूरे 250 रुपये पे करेंगे ना, क्लियर होगी बात। अगर तो वो आइडल बैठता है तो हम उसको पे करें 125, ये 125 इररेलेवेंट होगा। अगर हम वो 14,000 घंटे भी कंज्यूम कर लें, इस्तेमाल कर लें और उसको कहेंगे चलो जी काम करो, तो उसमें तो हम 50% नहीं पे करेंगे ना, उसमें तो हम उसको पूरा पूरा उसका वेज रेट देंगे 250। तो यहाँ पे हमारे पास रेलेवेंट क्या है, रेलेवेंट हमारे पास हो जाती है 250 और 125 का डिफरेंस, जो कि इत्तेफाक से 125 रुपीज पर आवर ही निकलता है, दैट क्लियर। ये 125 रुपी पर आवर ये वो वाला हिस्सा है, दैट पोर्शन ऑफ वेज विच विल वो हमारे लिए अब रेलेवेंट हो जाएगा ना। रिमेनिंग 50% जो हमें पे करना पड़ेगा, अब ऑफर एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट करने की वजह से डिफरेंस कितना आ रहा है, 125 का एडिशनल आ रहा है ना। अगर हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें 125 रुपीज की एडिशनल अमाउंट जो पे करनी है, जो कि इत्तेफाक से गारंटीड अमाउंट की इक्वल है, इत्तेफाक है, ठीक है। तो वो हम बेसिकली इस 125 को फोकस कर रहे हैं, रेलेवेंट हमारी हो जाएगी ये 125 पर आवर, इज दैट क्लियर, यस और नो। चलिए जी, भागे हम ऑडिट के लिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दैट्स इट। अच्छा, साइम कह रहे हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15 दिखा दें, क्यों आपके पास हैंडबुक नहीं है ये जी साइम, हैंडबुक नहीं है आपके पास, तो बच्चे आप कैसे पढ़ाई करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे बताएं, असाइनमेंट कैसे कर रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो बच्चे। यू शुड परचेज हैंडबुक, नाउ इज द टाइम। कब खरीदना है, ये नोट डाउन कर लें, ये कौन सी अटेम्प्ट का है, ये फिर आप आईकैप की वेबसाइट से ले लो ये, ठीक है साइम। आईकैप का स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन नंबर 7। चले जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, दैट्स इट। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हसनैन, अमन, हसन, सना, इजाजत है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।